वेलकम बैक गाइस, दिस साइड फ्रॉम फॉरएवर पीटी। आज के सेशन में हम देखेंगे पीटी राइटिंग के अंदर हम 90 मार्क्स कैसे ले सकते हैं। लास्ट वीडियो जब मैंने अपलोड किया था मैंने आपको दिखाया था कि मैंने कैसे रियल एग्जाम में 90 स्कोर किया और कैसे पिछले कई एग्जाम्स में मैं कंटिन्यूसली 90 स्कोर कर रहा हूँ। आज इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा कि स्टूडेंट्स क्या अप्रोच रखते हैं 90 स्कोर करने वाले, क्या सब लोग एक ही अप्रोच यूज़ करके 90 स्कोर कर सकते हैं। स्पेशली जो इंपॉर्टेंट टास्क हैं जैसे समराइज, रिटन टेक्स्ट, ऐसे राइटिंग, इनमें बहुत कन्फ्यूजन होती है। टैम्पलेट यूज़ करें या ना करें, टैम्पलेट कहीं फेल तो नहीं हो रहे, सारे क्वेश्चंस के आंसर मैं इस वीडियो में करूँगा। हम मेनली राइटिंग पार्ट के 3 क्वेश्चंस हम डिस्कस करेंगे: समराइज रिटन टेक्स्ट, एसे राइटिंग और समराइज स्पोकन टेक्स्ट। ये तीनों टास्क राइटिंग के मार्क्स को इन्फ्लुएंस करते हैं। इस वीडियो के अंदर जो भी टैम्पलेट्स मैंने यूज़ किए या मैं अपने स्टूडेंट्स को समझाता हूँ या वो फॉलो करते हैं, वो इस वीडियो के अंदर मैं आपको दिखाऊंगा। कुछ अप्रोचेज ऐसी होती हैं कि एक स्टूडेंट हो सकता है थोड़ा अलग फॉलो करे, कुछ लोग थोड़ा सा अलग फॉलो करें, स्पेशली समराइज रिटन टेक्स्ट के अंदर। आई हैव हैड स्टूडेंट्स जिन्होंने 90 मार्क्स राइटिंग में लिए हैं कॉपी पेस्ट मेथड का यूज़ करके। उनके वीडियोज़ भी मैंने यूट्यूब पे पोस्ट किए हैं। मैं अगर पॉसिबल हुआ मैं यहाँ डिस्प्ले भी और नीचे कमेंट बॉक्स के अंदर या डिस्क्रिप्शन के अंदर मैं अवेलेबल भी करा दूंगा, आप वहाँ से देख सकते हो उनके जो टेस्टिमोनियल्स हैं। और बहुत सारे लोगों ने रीफ्रेज करके भी मार्क्स लिए, उनके भी टेस्टिमोनियल्स आपको नीचे लिंक में मिल जाएंगे। तो अलग अलग अप्रोचेज होती हैं, अलग अलग अप्रोच से भी आप सेम रिजल्ट ले सकते हो। पर मेन एग्जामिनर देख के आ रहा है कि 90 मार्क्स वो किसको दे रहा है। अगर राइटिंग में आपको 90 लेने हैं, अच्छे पॉइंट्स लेने हैं, तो उसके लिए वो देख के आ रहा है। इन सब स्टूडेंट्स के आंसर्स में एक कॉमन चीज़ ज़रूर होती है कि सब लोग जो एक्चुअल आंसर होना चाहिए उसके क्लोज इनका आंसर होता है। ऐसा नहीं कि कुछ भी अपनी तरफ से लिख दिया और 90 आ गए, तो ये चीज़ें वर्क नहीं करती। पहले लास्ट ईयर तक ये चीज़ें अच्छे से वर्क करती थी। आप समराइज रिटन में कुछ भी लिखा हो, इनफैक्ट पहले स्टूडेंट्स एसे में क्या करते थे, सिर्फ टॉपिक सेंटेंस ही बार बार रिपीट करके आ गए और फुल पॉइंट्स आ जाते थे, आज से 2 साल पहले। लेकिन एसे के अंदर भी अब आपको खुद से कंटेंट डाल के आना पड़ता है। तो मैंने 2 अलग अलग एसेस तैयार किए हैं। एक जिन स्टूडेंट्स का टारगेट कम है उनके लिए, जो लोग बैंड 6.5 तक एम कर रहे हैं। दूसरी साइड वो स्टूडेंट जो 70 मार्क्स या 85 प्लस, मतलब बैंड 7 और बैंड 8 के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उनके लिए हमें थोड़ा सा डिफरेंट टैम्पलेट यूज़ करना पड़ता है। बिकॉज आपको होगा कि आपको एग्ज़ाम में ज़्यादा कंटेंट लिखना हो। अगर आप कम कंटेंट लिखते हो तो आपके आंसर फेल होने के या कम मार्क्स आने के चांसेस होते हैं। तो थोड़ा सा अप्रोचेज़ में डिफरेंस आता है। एक एक करके हम सारी चीज़ें समझेंगे। सबसे पहले समराइज रिटन टेक्स्ट। समराइज रिटन टेक्स्ट में क्या चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं, मैं आपको पेयरसन की वेबसाइट पे लेके जाता हूँ। वहाँ कुछ इनसाइट्स आपको मिलेंगी। उन्होंने अपना ब्लॉग पब्लिश किया था, उसमें उन्होंने कुछ क्लियर चीज़ें मेंशन की थी कि समराइज रिटन के रिस्पेक्ट में आप क्या क्या चीज़ें फॉलो कर सकते हो। लेट मी टेक यू टू माय कंप्यूटर स्क्रीन। तो ये पेयरसन का ब्लॉग है। इन्होंने राइटिंग के ऊपर ये लिखा था, इसमें समराइज रिटन टेक्स्ट और ऐसे के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी। सबसे पहले हम समराइज रिटन टेक्स्ट को देखते हैं। इन्होंने कुछ चीज़ें, इंपॉर्टेंट चीज़ें यहाँ मेंशन की हैं। जैसे इन्होंने खुद से लिखा है कि आप नाउन फ्रेजेस को यूज़ कर सकते हो। मतलब कुछ सर्टेन फ्रेजेस अगर आपको आंसर में लग रहे हैं कि ये फ्रेज़ पूरे का पूरा एज इट इज़ यूज़ हो सकता है, आप उसको यूज़ कर सकते हो विदाउट चेंजिंग। अगर कोई टर्म बार बार यूज़ हो रही है तो आप उसका सिनोनिम लगा सकते हो। ये चीज़ भी इन्होंने लिखी है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट, जो पॉइंट नंबर 1, ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि अगर आपका आंसर जो एक्चुअल आंसर है उससे मैच नहीं करता, इफ़ यू डू नॉट समराइज द मीनिंग और द पर्पज़, जो उस टेक्स्ट का पर्पज़ है, अगर आपने वो इसमें समराइज़ नहीं किया, यू विल स्कोर 0 पॉइंट्स। तो आपको 0 पॉइंट्स मिलेंगे। ये इन्होंने क्लियरली लिखा है यहाँ, और एक्चुअल में यही होता है। बहुत सारे लोग, कुछ लोग कॉपी पेस्ट करके आते हैं एग्जाम में, लाइक लाइंस पूरी सेलेक्ट कर ली, खुद से कुछ नहीं रिफ्रेश किया, उनको फुल पॉइंट्स मिलते हैं। दूसरे लोग वही चीज़ करते हैं लेकिन उन्होंने मेन चीज़ समराइज़ नहीं की होती, उनको 0 पॉइंट्स में मिलता है। सेम चीज़ जब आप रीफ्रेज करते हो, पूरा रीड करके आपने खुद से रीफ्रेज करके लिखा, रीफ्रेजिंग कोई गारंटी नहीं देता कि आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। अगर आपके आंसर की कोई सेंस नहीं बन रही, वो एक्चुअल समरी की तरह नहीं लग रहा, तो उसमें भी आपको 0 पॉइंट्स मिलने वाले हैं। क्लियरली लिखा हुआ है यहाँ। और क्या चीज़ आपको नहीं करनी चाहिए, आपको अननेसेसरी एग्जाम्पल्स और सपोर्टिंग एविडेंस अपने आंसर में इंक्लूड नहीं करने चाहिए। अगर किसी ने कोई रिसर्च का, किसी क्वेश्चन में हो सकता है वो लोग रिसर्च का यूज़ करके कोई सपोर्टिंग पॉइंट्स ऐड कर रहे हो, तो ज़रूरी नहीं है कि आपको वो रिसर्च लिखनी है अपने आंसर में। एंड ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है, यूज़ वर्ड्स फ्रॉम द टेक्स्ट। आप टेक्स्ट के वर्ड्स को यूज़ कर सकते हो, लेकिन जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ आप सिनोनिम्स यूज़ कर लो, वर्ड्स को चेंज कर लो। जैसे अगर कहीं पे न्यूमरस लिखा है आप उसकी जगह मैनी लिख सकते हो, कहीं पे फीचर्स लिखा है आप कैरेक्टरिस्टिक्स लिख सकते हो। सिंपल वर्ड्स को आप रिप्लेस कर सकते हो। एंड नाउन फ्रेजेस आपको यूज़ करने हैं, मीन्स आप
चाहो तो एग्जैक्ट सेंटेंस या एग्जैक्ट फ्रेज आप यूज़ कर सकते हो, अगर आपको वो इंपॉर्टेंट लग रहा है, अगर आप उसको एज इट इज़ यूज़ कर पा रहे हो आप यूज़ कर लो। और एक और इंटरेस्टिंग पॉइंट, इस पे बहुत सारे लोग शायद एग्री ना करें, कि इन्होंने लिखा है एक अच्छा सेंटेंस सिर्फ 20 to 35 वर्ड्स का होता है, ऑल्दो जो ऑफिशियल लिमिट है वो है कि आपको 5 to 75 वर्ड्स तक लिखना है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स इनफैक्ट 50-60 वर्ड्स तक लिख के भी आते हैं, ऑल्दो मैं भी यही रेकमेंड करता हूँ कि आप ठीक ठाक समरी लिखो, 40 to 60 वर्ड्स के बीच में हो। इन्होंने क्या रेकमेंड किया कि आप चाहो तो सिर्फ 20 to 35 वर्ड्स के अंदर भी अपना आंसर दे सकते हो। तो बहुत सारे लोग डरते हैं कम आंसर लिखने से, अगर आपके आंसर की सेंस बन रही है आप कम वर्ड्स में भी अच्छा आंसर सबमिट कर सकते हो। अगर आप बहुत ही ज़्यादा शॉर्ट लिखोगे ऑब्वियसली तो उसमें पूरा मीनिंग कैप्चर नहीं हो पाएगा, और अगर पूरा मीनिंग कैप्चर नहीं हुआ तो अगेन 0 मिलने के चांसेस हैं। और एक्चुअल में यही होता है। इस टास्क की वेटेज रीडिंग के अंदर भी काफ़ी आई है, 23 मार्क्स के आसपास, राइटिंग के अंदर भी 25 मार्क्स के आसपास ये कॉन्ट्रीब्यूट करेगा। अगर ये दोनों टास्क फेल होते हैं आप चाह के भी रीडिंग में 8 बैंड नहीं लेके आ पाओगे। रीडिंग वाला सेक्शन टाइम कम होने की वजह से थोड़ा सा टफ हो गया, उसमें फुल पॉइंट्स सिक्योर करना थोड़ा सा मुश्किल हो गया टाइम कम होने की वजह से, तो हमें समराइज रिटन टेक्स्ट पे डिपेंड होना पड़ता है। और समराइज रिटन अगर आपका फेल हुआ किसी भी रीज़न की वजह से तो रीडिंग में अच्छे पॉइंट्स लेना मुश्किल हो जाएगी। कई केसेस में 7 बैंड भी नहीं बनते और कई केसेस में इवन 6 बैंड बनाना भी मुश्किल हो जाता है। तो करना क्या है आपको इसमें, मेरा क्या सजेशन है समराइज रिटन टेक्स्ट के रिगार्डिंग, मैं एक बार आपको समझाता हूँ। मैं आपको दूसरी वेबसाइट पे लेके चलता हूँ, वहाँ हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे कि कॉपी पेस्ट वाली अप्रोच, मतलब लाइंस हम पूरी सेलेक्ट कर रहे हैं, वो अप्रोच कब अच्छी है और कब हमें रीफ्रेस करने की ज़रूरत पड़ेगी। हमें दोनों मेथड्स ही सीखने होते हैं। मैंने लास्ट वीडियो में भी यही बताया था, जैसे मैंने जो रिसेंट एग्जाम दिया, एक में मैंने पूरा ही कॉपी पेस्ट किया, लेकिन दूसरे क्वेश्चन के अंदर कॉपी पेस्ट करके उसकी कोई सेंस बन नहीं रही थी। लाइंस अगर मैं पूरी की पूरी सेलेक्ट कर रहा था तो वो सेंसलेस तरीके से कंबाइन हो रही थी। आपको थोड़ा सा रीफ्रेजिंग की ज़रूरत पड़ सकती है डिपेंडिंग ऑन क्वेश्चन, कि क्वेश्चन कैसा है। मैं क्वेश्चन आपको दिखाता हूँ करके। फॉर एग्जांपल ये क्वेश्चन है, कैंपस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है ये, एंड ये इसका पैराग्राफ है। इजी क्वेश्चन है, एग्जाम्पल के लिए मैंने लिया। तो इसमें आप चाहो तो लाइंस पूरी कॉपी करके भी एक अच्छा आंसर बना सकते हो रियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। इसमें ये पूरे का पूरा टेक्स्ट सिर्फ कैंपस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है, इसमें कोई ऑपोजिट सेंटेंस नहीं है, कोई कंक्लूजन वाले सेंटेंसेस नहीं है, सो या देयरफॉर वाले। लास्ट में इन्होंने खुद की समरी लिखी है, ये हमारे काम की नहीं होती, हमें ये ऊपर से देखना होता है जो मेन है। ऐसे वाला क्वेश्चन अगर आपके पास आता है, आप सिंपली उसको एंड फर्दरमोर, मोरओवर ऐसे कंबाइन करके फुल पॉइंट्स ले सकते हो। आपकी अप्रोच क्या होनी चाहिए? अगर मैं ये वेबसाइट यूज़ कर रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये वेबसाइट बेस्ट है। इनफैक्ट राइटिंग के केस में और स्पीकिंग के केस में इस टाइम पे कोई भी बेस्ट वेबसाइट नहीं है। बहुत सारी चीज़ें एक टीचर ही आपको सुन के बता सकता है कि आप कैसे कर रहे हो परफॉर्म। राइटिंग के जो समरी आपकी रीड करके बताई जा सकती है कि आपने ठीक लिखी है कि नहीं। ये जितने भी सॉफ्टवेयर्स अवेलेबल हैं ये सिर्फ क्वेश्चन बैंक के फॉर्म में अच्छे हैं, लेकिन परफॉर्मेंस के बेसिस पे अगर आपके मार्क्स यहाँ फुल 9/9 मिल रहे हैं, इसका कोई गारंटी नहीं है कि रियल एग्ज़ाम में भी इतने मिलेंगे। रियल एग्ज़ाम में चीज़ें थोड़ा सा अलग हो जाती हैं, वहाँ आपकी आंसर की सेंस भी चेक की जा रही है। अगर आपकी सेंस नहीं बन रही, ये सॉफ्टवेयर चेक नहीं कर रहे, आप रैंडम लाइंस लो कहीं से भी, थोड़ा बहुत उसे रीफ्रेस कर लो, सिनोनिम लगा लो, आपको फुल पॉइंट्स मिलेंगे। तो रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता। तो अगर मैं कोई वेबसाइट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए ना, तो अगर मैं कोई वेबसाइट यहाँ यूज़ कर रहा हूँ ये सिर्फ डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए, इसका मतलब ये नहीं कि बेस्ट वेबसाइट है। और प्लस इस पर कॉपी करना लाइंस को आसान होता है। रियल एग्ज़ाम में आप ऐसे टेक्स्ट को सेलेक्ट करके कॉपी नहीं कर सकते, जैसे ये मैंने यहाँ नीचे लिख दिया। रियल एग्ज़ाम में ऐसा नहीं होता, आपको टाइप करना पड़ता है, तो यहाँ ये कॉपी करने में हेल्प हो जाती है। ये मेन पर्पज़ है इस वेबसाइट को लेने का। तो जब भी आपके सामने क्वेश्चन आता है, आपका सबसे पहला काम क्या होना चाहिए? मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करना। अगर आप मेन टॉपिक को समराइज नहीं कर रहे, आपका आंसर सीधा 0 हो सकता है, जो उन्होंने लिखा है क्लियरली। मेन टॉपिक के अलावा भी कई सारी चीज़ों के बारे में बात कर सकते हैं वो लोग पैराग्राफ के अंदर। उसका मतलब ये नहीं कि आप सब कुछ इंक्लूड करोगे। फॉर एग्जांपल अगर मेन टॉपिक एलिफेंट्स के ऊपर बेस्ड है कि एलिफेंट्स का लाइफस्टाइल कैसा है, क्या हैबिटेट है उनका, कहाँ रहते हैं वो, तो उसका जो फर्दर एक्सप्लेनेशन होगा, जो मेन टॉपिक है हमारा एलिफेंट है, वही बार बार रिपीट हो रहा है, आप उसी के बेसिस पे आंसर लिखोगे अपना, एलिफेंट से रिलेटेड लाइंस ही लिखोगे। बीच में उन्होंने कहीं कहीं किसी और स्पीशीज़ का भी मेंशन कर दिया,
उन्होंने बीच में टाइगर मेंशन कर दिया, लॉयन मेंशन कर दिया। इसका मतलब ये नहीं कि ये मैंडेटरी है, आपको अपने आंसर में लेने ही लेने हैं वर्ड्स। ये सिर्फ एग्जाम्पल है, हो सकता है कोई पॉइंट प्रूव करने के लिए इन्होंने ये लिया हो, या बीच में कहीं कोई कंपैरिजन दिखाने के लिए लिया हो। आपका आंसर एलिफेंट के ऊपर बेस्ड होना चाहिए। डजंट मीन कि ये भी स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि ये नेम है किसी का, टाइगर नेम है, लॉयन नेम है किसी स्पीशीज़ का, तो इसे भी ले लेते हैं। ऐसे ही कंट्रीज़ के केस में मान लो टॉपिक अफ्रीका के ऊपर बेस्ड है, बीच में उन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं यूएस के, यूके के, तो ये वर्ल्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से तो इम्पॉर्टेंट हैं कंट्रीज़, लेकिन हमारे आंसर या हमारी समरी के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट नहीं है। अगर एक आध जगह इन्होंने मेंशन कर दिया, आपको अपने आंसर में ये लेने की ज़रूरत नहीं है। अफ्रीका के बारे में मेन बात हो रही है, उसके प्लस और माइनस बताए जा रहे हैं, तो आपका पूरा आंसर उसके ऊपर बेस्ड होना चाहिए, ना कि आप सब कुछ इंक्लूड करते चलो। तो मेन टॉपिक आइडेंटिफाई करो और आपका पूरा आंसर मेन टॉपिक के अराउंड बेस्ड होना चाहिए, जो भी उसके बारे में पॉजिटिव नेगेटिव बताए हैं। दूसरी गलती क्या करते हैं, आप सिर्फ एक ही एस्पेक्ट ले रहे हो, पॉजिटिव पॉजिटिव बता रहे हो। अगर उन्होंने पैराग्राफ्स के अंदर नेगेटिव चीज़ें भी बताई हैं, मान लो एलिफेंट के बारे में पॉजिटिव और नेगेटिव स्टेटमेंट्स दोनों लिखी हैं, तो आप दोनों को ही इंक्लूड करोगे। मेन टॉपिक और मेन टॉपिक के बारे में जो इंपॉर्टेंट लाइंस उन्होंने मेंशन की हैं वो आपको कवर करनी है। फिर चाहे आप कॉपी करके कर लो या रीफ्रेज करके कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। स्टूडेंट्स लाइक आई सेड, दोनों टाइप के स्टूडेंट्स मिलेंगे आपको। आप ऑनलाइन थोड़ा सा रिसर्च करो, बहुत सारे लोग आपको ऐसी टेस्टिमोनियल्स मिल जाएंगी, स्टूडेंट्स खुद बोल रहे हैं कि हम पूरा कॉपी करके आए हैं, फुल पॉइंट्स मिले हैं हमें। और वहीं दूसरे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जो रीफ्रेज करके भी ज़ीरो ले रहे हैं, मतलब खुद से लिख के आ रहे हैं तब भी मार्क्स नहीं आ रहे उनके। तो एग्जामिनर को फ़र्क नहीं पड़ रहा आपका टॉपिक क्या, आपने जो समरी लिखी है वो मेन टॉपिक के ऊपर बेस्ड है, वो पॉइंट्स जो इसमें इंपॉर्टेंट थे वो आपने कवर किया है नहीं, बस इतना सा समराइज रिटन टेक्स्ट है। आप इसे अपनी वर्डिंग में लिख लो या लाइंस को कॉपी कर लो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप लाइंस कॉपी कर रहे हो तो जैसे इन्होंने रिकमेंडेशन दिया है कि थोड़े बहुत सिनोनिम बीच में यूज़ कर लो, जहाँ पॉसिबल हो सके वहाँ आप थोड़े सिनोनिम लगा लो, बस ये सिंपल सी रिकमेंडेशन है। अदरवाइज़ आपको लाइन सेलेक्ट करके कॉपी करनी है आप कर लो। कुछ केसेस में बड़ी अच्छे से कॉपी हो जाती हैं लाइन, जैसे एक एग्जांपल है। एक और मैं एग्जांपल दूंगा जिसमें आप चाह के भी कॉपी नहीं कर सकते, लाइंस की सेंस नहीं बनेंगे बिकॉज। तो इस केस में आप कहीं से भी लाइंस पिक करोगे, एक एवरेज स्टूडेंट कोई भी लाइन पिक करेगा वो आंसर की सेंस बन जाएगी, क्योंकि पूरा क्वेश्चन ही कैंपस रिसर्च के ऊपर बेस्ड है। आपने फर्स्ट लाइन सेलेक्ट की, आपने एंड यूज़ किया, कैंपस रिसर्च बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एंड ये आपको अलाउ करती है स्टूडेंट्स को अपनी स्किल्स को अप्लाई करने में। इट के आई को डीकैपिटलाइज किया। देन फर्दर मोर एक लाइन आपने और लिखी, इट एनकरेजेस (52 वर्ड्स हो गए। आप चाहो तो इसे समअप कर सकते हो। हमने जो भी आंसर बनाया वो कैंपस रिसर्च के ऊपर था। हर एक लाइन में, इनफैक्ट ये सारे के सारे पैराग्राफ के अंदर कैंपस रिसर्च के ही वेरियस पॉइंट्स बताए हुए थे। कैंपस रिसर्च क्या है, कैसे हेल्प करती है, और क्योंकि ये 5-6 पैराग्राफ्स हैं तो ऐसा भी ज़रूरी नहीं होता कि आपको हर एक पैराग्राफ से लाइन पिक करनी है, ऐसा कोई मैंडेटरी कंडीशन नहीं है। तो हमने लाइन सेलेक्ट की, कोई भी स्टूडेंट रैंडम लाइन्स भी सेलेक्ट करेगा, ऐसे केसेस में आपका आंसर क्लियर हो जाएगा। कुछ वर्ड्स इसमें चेंज कर दो, सिंपल वेरियस की जगह डिफरेंट लगा दो। बार बार कोई कैंपस रिसर्च ये टर्म रिपीट हो रही थी तो इट यूज़ कर लो उसकी जगह। वाइटल की जगह इंपॉर्टेंट लगा दिया आपने, ठीक है। इसे आप सबमिट करो, और ये मैं रियल एग्ज़ाम की बात कर रहा हूँ, ना कि मैं इस पोर्टल की। बहुत सारे लोग ऐसे जज करते हैं आंसर्स को कि अगर यहाँ मार्क्स आ गए रियल एग्ज़ाम में आ जाएंगे। यहाँ आपके चाहे 9 में से 6 बने, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। इनके मार्क्स वैलिड नहीं है, इनके या किसी भी और पोर्टल के मार्क्स वैलिड नहीं है। ये छोटी सी चीज़ स्टूडेंट समझ नहीं पा रहे। जब आप एग्ज़ाम दोगे आपको तब पता चलेगा इस चीज़ का। अगर एग्ज़ाम में आपके कम मार्क्स बनते हैं, आपके स्पीकिंग में या राइटिंग में कम मार्क्स बने, तब आपको रियलाइज़ होगा कि मॉक्स में तो अच्छे पॉइंट्स बन रहे थे, 80+ जा रहे थे, रियल एग्ज़ाम में सिर्फ 60 मार्क्स रह गए। तो एग्ज़ाम में थोड़ा सा चीज़ें अलग तरीके से वर्क कर रही हैं। ये लोग जब चेंजेस हुए लास्ट ईयर 7 अगस्त को एग्ज़ाम चेंज हो गया था पूरा, उससे पहले भी इनका यही सिस्टम था। हर एक वेबसाइट का सेम तरीके से मार्किंग कर रहे थे ये लोग।
7 अगस्त के बाद भी सेम तरीके से कर रहे हैं, कोई चेंज नहीं है। एग्ज़ाम चेंज हो गया, 7 से पहले वेटेज अलग थी, लीनियंसी ज़्यादा थी समराइज रिटर्न में, 7 अगस्त के बाद चीज़ें चेंज हो गई। इन्होंने कोई चेंज नहीं किया किसी भी सॉफ्टवेयर के अंदर, सब में यही इशू है। तो कोई टीचर अगर आपके पास होता है जिससे आप क्लास ले रहे हो या कोई जिसको आप जानते हो, उनसे चेक करा लो, वो बता सकते हैं कि आपके आंसर की समरी बन रही है कि नहीं। या चैट जीपीटी से चेक करा सकते हो, आप क्वेश्चन उसको कॉपी करके दे दो और आप नीचे अपना जो आपने आंसर लिखा है वो उसको सबमिट कर दो, उससे पूछ लो कि क्या मेरा आंसर समरी जैसा लग रहा है या मेरी समरी की सेंस बन रही है। तो इस तरीके से आपको प्रिपेयर करना है। ये एक एग्जाम्पल है जिसके अंदर आप कॉपी कर सकते हो पूरा। एक और मैं एग्जाम्पल देता हूँ ऐसे क्वेश्चन का। जैसे ये क्वेश्चन है, ये हार्ड लेवल का क्वेश्चन है, लेकिन फुल ऑन आंसर इसमें भी कॉपी कर सकते हो आप। पूरा आंसर क्वेश्चन ये सिटी लाइफ के ऊपर बेस्ड है। सिटीज़ में यहाँ बताया हुआ है, सिटीज़ में क्या क्या अपॉर्चुनिटीज़, सिटीज़ के फ़ायदे एडवांटेजेस बताए हुए हैं। तो यहाँ तक ये एडवांटेजेस हैं सब। हावेवर के बाद इन्होंने डिसएडवांटेजेस मेंशन करना शुरू कर दिया कि सिटी में रहने के नुकसान क्या है। यहाँ तक सिर्फ ये डिसएडवांटेजेस बताए हुए हैं कम्प्लीटली, और फिर आगे सॉल्यूशन की बात की हुई है। ठीक है, यही हमें अपने आंसर में रखना है। आप सिटी के बारे में जो उन्होंने सिटीज़ अपॉर्चुनिटीज़ ऑफर करती हैं उसको इंक्लूड करो, सिटीज़ की प्रॉब्लम बताओ और लास्ट में सॉल्यूशन। फिर आप चाहो रीफ्रेज करके कर लो या कॉपी करके कर लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। जैसे cities offer numerous advantages and चलो 2 लाइंस मैंने कॉपी कर ली। सिटीज़ के कई सारे फ़ायदे हैं और सिटी में जो लोग, अर्बन एरियाज़ में जो लोग कॉन्सेंट्रेट करते हैं, एक जगह इकट्ठा होते हैं, उससे ग्रोथ और इनोवेशन में हेल्प होती है। अब आप नेगेटिव सेंटेंस लिख सकते हो, आप इसके अलावा कोई और पॉजिटिव लाइन भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं कि आपको यही पिक करनी है। कई सारे बेनिफिट्स बताए हुए हैं इन्होंने, आप ये लाइन यूज़ कर सकते हो। इसके बाद चाहो तो एक बेनिफिट और मेंशन करना, आप ये यूज़ कर लो। जैसे मैं एक और करके दिखाता हूँ। सिटीज़ ऑफर न्यूमरस एडवांटेजेस इंक्लूडिंग, ये लाइन मान लो मैंने पूरी सेलेक्ट कर ली। इस टेक्स्ट में एग्जाम्पल्स थोड़े ज़्यादा लिए हुए हैं इसलिए मैंने अवॉइड किया था। एंड सिटीज़ ऑफन सर्व, ये एक और एडवांटेज सिटीज़ का, बट लगा के आप ऑपोजिट में जा सकते हो। अब बट जो डेंस पॉपुलेशन है इससे काफ़ी इश्यूज भी होते हैं। कोई ये लाइन ले सकता है, बट द रैपिड पेस ऑफ अर्बनाइजेशन कैन एग्जासरबेट इश्यूज, ये नीचे लाइन है। या हाई कंजम्पशन एंड वेस्ट जनरेशन कंट्रीब्यूट टू, ये लाइन भी ली जा सकती है बट के बाद। इसमें कोई एग्जांपल नहीं है, नॉर्मल लाइन है ये एक नेगेटिव लाइन ले ली। पहले सिटीज़ के फ़ायदे, लेकिन सिटीज़ के अंदर कंजम्पशन काफ़ी हाई होती है, वेस्ट जनरेशन काफ़ी होता है, उससे प्रॉब्लम्स भी होती हैं और इनको सॉल्व करने के लिए ये पूरी लाइन आप सेलेक्ट कर लो। इनको सॉल्व करने के लिए अर्बन प्लानर्स फोकस कर रहे हैं सस्टेनेबल सिटीज़ को क्रिएट करने पे। 64 वर्ड्स हो गए, थोड़े बहुत वर्ड्स आप चेंज करो इसमें और अपने आंसर को सबमिट कर दो। ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा रियल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। थोड़े बहुत वर्ड्स इसमें चेंज कर लेना आप। अब इनमें तो कॉपी वर्क कर गया, कॉपी पेस्ट पूरा हमने किया। क्या हर क्वेश्चन में वर्क करेगा? नहीं, हर क्वेश्चन में सेंस नहीं बनती है। लाइन्स आपके सामने आ रही हैं, कौन सी लाइन सेलेक्ट करो वो भी तो ज़रूरी है। इसके लिए पहले 2 मिनट निकाल के आप पूरे टेक्स्ट को रीड कर लिया करो। एक बार टेक्स्ट आपने अच्छे से रीड किया, उसके बाद डिसाइड करो कौन सी लाइन्स आपको चूज़ करनी है। एक ओवरऑल आइडिया आपको मिलेगा कि टेक्स्ट है किस बारे में। बिना रीड किए जस्ट बिकॉज आपको थोड़ा स्टार्टिंग से लेना है, थोड़ा मिड से, थोड़ा लास्ट से लेना है, आपने सुना हुआ है कि ऐसे पिक करना होता है, तो रैंडम लाइन्स कहीं से भी पिक करने लग गए। आप ऐसा नहीं करना। मेन आइडिया समझो, पैसेज किस बारे में था, सिटीज़ या सिटी लाइफ के ऊपर ये पूरा टेक्स्ट है, तो उसके अराउंड ही आपका आंसर बनेगा। एक और क्वेश्चन का मैं एग्जांपल देता हूँ। जैसे ये क्वेश्चन है, ये भी हार्ड लेवल का क्वेश्चन है। इसको डायरेक्टली लाइंस कॉपी करके बनाया ही नहीं जा सकता, बहुत मुश्किल होगी आपको। अगर कोई बनाता है, आपको
टेक्स्ट समझना पड़ेगा कि टेक्स्ट का मीनिंग क्या है, उसके बाद आप इसकी थोड़ी सेंस या समरी क्रिएट कर सकते हो। जैसे अगर हमें इसे सॉल्व करना है तो एक बार पहले इसे रीड कर लेते हैं। While multimodal research is experiencing a surge of popularity, there are reasons to worry about whether multi-method applications are producing more grounded, justified, and persuasive inferences than single method studies. तो मल्टी मेथड रिसर्च जो है ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा टेंशन लेने की ज़रूरत है। इसलिए बिकॉज जो मल्टी मेथड रिसर्च से जो रिजल्ट्स निकल रहे हैं क्या वो जस्टिफाइड हैं। दीज कंसर्न्स अराइज फ्रॉम, और ये कंसर्न्स मेनली ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क से आ रहे हैं। सिंपली पुट, ट्रायंगुलेशन डिजाइन डज इन्वॉल्व आस्किंग द सेम कैजुअल इन्फ्रेंस क्वेश्चन यूजिंग टू डिफरेंट मेथड। तो ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर हम एक क्वेश्चन को दो अलग अलग मेथड से पूछते हैं, चेकिंग द substantive conclusions. The metaphor is to the geometric technique of estimating distance by measuring, ये एग्जाम्पल दिया हुआ है। ट्रायंगुलेशन इन सोशल साइंस हैज़ मेजर फ्लॉज, इसमें कई सारी कमियां हैं इस मेथड के अंदर। हम किसी भी क्वेश्चन को दो तरीके से पूछ रहे हैं तो इसमें मेजर कमियां हैं। एक बताया हुआ है, वन इज़ वाइडली नोन एंड वाइडली डिस्कस्ड, व्हाट कंक्लूजन कैन बी ड्रॉन व्हेन टू मेथड्स प्रोड्यूस डिफरेंट फाइंडिंग्स। अगर हम दो मेथड का यूज़ कर रहे हैं, दोनों मेथड अलग अलग रिजल्ट्स देंगे, तो उससे क्या कंक्लूजन निकल सकता है। Unfortunately, the list of intellectual plausible responses to such an outcome is all but unbound. इसकी कोई प्रॉपर लिस्ट हमारे पास नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, ये एग्जाम्पल दिए हुए से इंक्लूड करने की जरूरत नहीं है हमें अपने आंसर में। देन अ स्कॉलर कुड रीजनेबली कंक्लूड दैट बोथ द फाइंडिंग्स, कोई स्कॉलर बोल सकता है कि दोनों ही जो अलग अलग मेथड से रिजल्ट आए दोनों ही ठीक थे, बट कैप्चर डिफरेंट एस्पेक्ट्स ऑफ द फिनोमेना ऑफ इंटरेस्ट, कि दोनों ही आंसर्स करेक्ट हैं और दोनों अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट कर रहे हैं दोनों रिजल्ट्स। दैट वन मेथड और द अदर डिस्प्लेड फंक्शनल लिमिटेशंस इन द एनालिसिस, दैट द डाइवर्जेंस प्रोवाइड्स एविडेंस अगेंस्ट द क्रेडिबिलिटी ऑफ द assumptions इन्वॉल्व्ड इन। और इससे ये भी पता चल सकता है, आप बोल सकते हो कि दोनों ही मेथड्स ओके हैं, आप हो सकता है बोलो कि एक मेथड या दोनों ही मेथड के अंदर जो assumptions यूज़ हुई हैं वो गलत हैं। एंड और कई सारे इसके कंक्लूजन्स निकाले जा सकते हैं, ये उन्होंने और कर करके मेंशन किए हुए। इन द डेकेड्स ऑफ राइटिंग अबाउट ट्रायंगुलेशन, नो डेफिनेटिव गाइडेंस हैज़ येट एमर्ज। ये इंपॉर्टेंट लाइन है कि कई सारे कंक्लूजन आप निकाल सकते हो, लेकिन कोई भी क्लियर कट सॉल्यूशन इसका नहीं है। नो डेफिनेटिव गाइडेंस हैज़ येट एमर्ज अबाउट हाउ टू रिस्पॉन्ड टू डाइवर्जेंट फाइंडिंग्स बिटवीन द मल्टीपल मेथड्स ऑफ स्टडी। तो इसके बेसिस पे हमें आंसर बनाना है। अब इसको कॉपी करके बनाना थोड़ा मुश्किल काम है, एटलीस्ट मैं तो नहीं बना सकता, मैं इसे रीफ्रेस करके ही बना पाऊँगा। हमने रीड कर लिया, हमने समझ लिया कि ये जो मल्टी मॉडल मेथड है या मल्टी मेथड रिसर्च है ये काफ़ी पॉपुलर हो रही है, लेकिन इसमें कुछ प्रॉब्लम्स भी हैं। प्रॉब्लम क्या है कि जब दो मेथड से अलग अलग रिजल्ट्स आते हैं तो दोनों में से कौन सा रिजल्ट सही है उसका कंक्लूजन नहीं बताया जा सकता, और इसका कोई सॉल्यूशन अभी तक हमारे पास नहीं आया। ये इस पूरे टेक्स्ट का मीनिंग है। तो इसके बेसिस पे आप क्रिएट कर लो अगर आप समरी बनाना चाहते हो इसकी। जैसे अगर मुझे लिखना है तो मैं यहाँ लिख सकता हूँ कि जो ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क है, मैक्सिमम आंसर ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क के ऊपर ही बेस्ड था ये द ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क। ये काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज ऑफ पॉपुलैरिटी। ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं, ये जो नीचे लाइन लिखी है। बट इट हैज़ मेजर फ्लॉज। अब आगे जो फ्लो हमें बताना है कि क्या कंक्लूजन निकल सकता है, ये लाइन लिखी है, लेकिन ये लाइन मैं एज इट इज़ यूज़ नहीं कर पाऊंगा, इसमें क्वेश्चन मार्क है। अगर मैं वट से शुरू करता हूँ तो मुझे क्वेश्चन मार्क लगाना पड़ेगा पीछे, क्वेश्चन मार्क हम यूज़ नहीं कर सकते समराइज रिटन में। तो इसमें एक मेजर फ्लो है, वो ये है कि कौन सा कंक्लूजन सही है वो डिसाइड करना मुश्किल है। बट इट हैज़ मेजर फ्लॉज, और इसे भी मैं चाहूँ तो थोड़ा इलैबोरेट कर सकता हूँ। ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क
इसे भी थोड़ा इलाबोरेट कर देते हैं. विच इज़ अ मल्टी मेथड, जो कि एक मल्टी मेथड रिसर्च डिज़ाइन है सोशल साइंस के अंदर. विच इज़ अ मल्टी मेथड रिसर्च डिज़ाइन फॉर सोशल साइंस. ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क जो कि एक मल्टी मेथड रिसर्च डिज़ाइन है वो काफ़ी पॉपुलर हो रहा है, लेकिन इसमें कुछ फ्लॉज भी हैं. बिकॉज क्यों, क्या क्या फ्लॉज हैं? कंक्लूजन डिराइव करना मुश्किल है. बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, ये सीधा अपनी वर्डिंग में मैं लिख रहा हूँ, बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट, क्योंकि मैं वट यूज़ नहीं कर सकता. इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स, और ये पूरी लाइन में यूज़ कर लेता हूँ. कंक्लूजन ड्रॉ करना बहुत मुश्किल है जब दोनों मेथड्स अलग अलग फाइंडिंग्स निकालते हैं. व्हेन टू मेथड्स प्रोड्यूस डिफरेंट फाइंडिंग्स. और इसका कोई सॉल्यूशन भी अभी तक नहीं मिला, ये नीचे वाली लाइन. एंड नो डेफिनेटिव गाइडेंस हैज़ emerged on how to, about how to respond to divergent findings between multiple methods in a study. ठीक है, ये पूरा ही कॉपी कर लिया हमने मोस्टली. आप चाहो तो एज इट इज़ भी लिख सकते थे, एक दो वर्ड मैंने चेंज किए इसमें. अगर आप पूरी लाइन कॉपी कर रहे हो, मेक श्योर के थोड़े बहुत सिनोनिम आप यूज़ कर लो, जैसे उनकी रिकमेंडेशन है. चाहो तो आप यहाँ भी डाइवर्जेंट फाइंडिंग्स की जगह रिजल्ट्स लगा सकते हो. ठीक है, बिटवीन की जगह अमंग लगा सकते हो आप यहाँ. और तो ये हमारा आंसर हुआ. 56 वर्ड्स हो गए. ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क जो कि एक मल्टी मेथड रिसर्च डिज़ाइन है सोशल साइंस के लिए, इज़ एक्सपीरियंसिंग अ सर्ज ऑफ पॉपुलैरिटी, बट उसमें काफ़ी सारे फ्लॉज भी हैं. बिकॉज इट इज़ डिफ़िकल्ट टू ड्रॉ कंक्लूजन्स व्हेन टू मेथड्स प्रोड्यूस्ड डिफरेंट फाइंडिंग्स. And no definitive guidance has emerged on how to respond to divergent results between multiple methods in a study. कोई बस इसमें स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो आपकी, और ग्रामर मिस्टेक अगर एक दो होती भी है तब भी 8 बैंड बनाए जा सकते हैं. स्पेलिंग मिस्टेक नहीं होनी चाहिए मेनली. चलो एक बार सबमिट करते हैं, देखते हैं कैसा रहता है. ठीक है, तो ये रीफ्रेस करने का एक मेथड था. 0.5 इन्होंने कट किया है. ओके, तो ये बोल रहे हैं कि इफ़ यू आर टारगेटिंग 65 प्लस यू नीड टू पैराफ्रेज सम वर्ड्स. मतलब क्या है, अगर हम एक दो सिनोनिम इसमें और ऐड कर देंगे तो ये पॉइंट्स हमें दे देंगे. एक या दो सिनोनिम आप इसमें और ऐड करके देख लो, आपको ये फुल 9/9 दे देगा. एक बार मैं करके भी दिखा देता हूँ. The triangulation framework, which is a multimodal research design for social science, is witnessing a surge of popularity, but it has major flaws की जगह drawbacks. It is difficult to draw derive conclusions. It is, difficult to derive. अब इसे सबमिट करते हैं. ठीक है, परफेक्ट, फुल 9/9. इस तरीके से आप रीफ्रेजिंग कर सकते हो. कुछ लाइंस मैंने भी कॉपी की हैं. अब ये पूरी लाइन कॉपी है. ठीक है, ये यहाँ से कॉपी है पूरा, तो आपने देखा है. बट आगे मैं कॉपी करके सेंस बना ही नहीं पा रहा था, तो कॉपी नहीं चलेगा इसके अंदर. जिस चीज़ में चल सकते हैं आप उसमें चला लो कॉपी. मेन जो सेंस थी इसकी कि ट्रायंगुलेशन फ्रेमवर्क के अंदर दो मेथड्स यूज़ होते हैं, और अगर दोनों अलग अलग रिजल्ट्स देंगे
तो काफ़ी कन्फ्यूजन होगा उस केस में क्या करेंगे, और उसके इसका कोई सॉल्यूशन भी नहीं है। ये मेन पैराग्राफ की समरी थी, इसी के ऊपर आपका आंसर पूरा बेस होना चाहिए था। तो इस तरीके से आपको समराइज रिटर्न करना है। मैंने दोनों मेथड समझाए। कॉपी करना है कॉपी कर लो जिसमें पॉसिबल है, नहीं तो आपको हो सकता है रीफ्रेज करने की ज़रूरत पड़े, और थोड़े बहुत सिनोनिम लगा लो, ये इनका रिकमेंडेशन है। नाउ इसके बाद आते हैं हम एसे राइटिंग के ऊपर। सो नेक्स्ट हमारे पास 2 टैम्पलेट्स हैं एसे के रिगार्डिंग। एक टैम्पलेट जो आपके स्क्रीन पे दिख रहा है, ये बैंड 6.5 तक के टारगेट के लिए अच्छा है क्योंकि इसमें बहुत सारा फिलर मैंने ऐड किया है। और एक टैम्पलेट है ये फॉर बैंड 7, बैंड 8 और 90 आउट ऑफ 90 के लिए ये परफेक्ट है, बिकॉज इसमें आपके पास फ्लेक्सिबिलिटी, आप अपनी तरफ से ज़्यादा चीज़ें ऐड कर सकते हो। तो एक बार दोनों को डिस्कस करते हैं। आप इनके स्क्रीनशॉट ले सकते हो। मैं सिर्फ बैंड 7 और 8 वाला ही डिस्कस करूँगा। आप बैंड 6.5 वाला इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, या आपको ये डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहाँ इसकी PDF आपको मिल जाएगी आप चाहो तो। 4 पैराग्राफ्स हैं, मेथड सेम होता है। ऐसे आप कोई भी लिख रहे हो, ऐसे को लिखने का मेथड सब सेम है। हमें 4 पैराग्राफ्स क्रिएट करने हैं। अगेन ये भी इन्हीं की रिकमेंडेशन है। आप नीचे देखोगे, यहाँ ये देखो ऐसे का ब्लॉग इन्होंने नीचे लिखा हुआ है, इंक्लूड 4 पैराग्राफ्स, एक इंट्रोडक्शन लिखो, 2 बॉडी पैराग्राफ लिखो, और उसके बाद एक शॉर्ट सा कंक्लूजन लिखो। 200 to 300 वर्ड्स के बीच में आपका ऐसे होना चाहिए। अच्छे से प्लान करो। अगर जो क्वेश्चन में पूछा गया है वो चीज़ आप नहीं लिखते, आपका पूरा आंसर 0 हो सकता है। सिंपल। तो बेसिक सी चीज़ें हैं, इनका हमें ध्यान रखना है। नाउ टैम्पलेट पे आते हैं। तो बैंड 7 और बैंड 8 के लिए जो टैम्पलेट मैं रेकमेंड करूँगा, आप इंट्रोडक्शन लिखोगे। इंट्रोडक्शन में 3 लाइन्स होंगी। फर्स्ट लाइन है सबसे पहले जो जर्नल लाइन है, बेस्ड ऑन द टॉपिक। ये क्वेश्चन जो पूछा जा रहा है, क्वेश्चन है फिटनेस के ऊपर, हेल्थ के ऊपर, क्लाइमेट चेंज के ऊपर, प्रॉब्लम्स के ऊपर, आपकी लाइफ के ऊपर। उसके रिगार्डिंग अगर आप कोई जर्नल लाइन लिख सकते हो, आप यहाँ ऐड करो। ठीक है, इसका मैं एग्जांपल भी दूंगा, एक बार आप समझ लो। सिर्फ आप जर्नल लाइन मेंशन करोगे, उसके बाद आप टॉपिक को रीफ्रेज करोगे। यहाँ मैंने लिखा है स्लाइटली रीफ्रेज टॉपिक सेंटेंस इन टुडेज एज ऑफ साइंटिफिक, रैपिड साइंटिफिक एंड टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट। ये लाइन ऑप्शनल है, आपको यूज़ करनी है आप करो, नहीं करनी कोई बात नहीं। टॉपिक सेंटेंस आप ज़रूर इंक्लूड करो, और हायर टारगेट के लिए आप उसे थोड़ा सा रीफ्रेज कर लो टॉपिक सेंटेंस को। और उसके बाद थीसिस स्टेटमेंट कि आप एग्जैक्टली करने क्या वाले हो। क्या आप एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस मेंशन करने वाले हो? क्या आप कॉज एंड इफेक्ट बताने वाले हो? प्रॉब्लम सॉल्यूशन बताने वाले हो? एग्री डिसएग्री बताने वाले हो? अगर एग्री डिसएग्री का टॉपिक आता है, आप सिंपल लिख सकते हो यही लाइन यूज़ करके, आई विल डिस्कस, जो भी क्वेश्चन था, आई विल डिस्कस टेलीविजन मोर ब्रॉडली इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। और फिर जो भी आप एग्री डिसएग्री कर रहे हो नीचे मेंशन कर दो कि आई एम इनक्लाइंड टू बिलीव दैट, जो भी आपका व्यू पॉइंट है। आप चाहो तो यहाँ भी मेंशन कर सकते हो आई एग्री विद द टॉपिक, या आई पार्शियली एग्री विद द टॉपिक एंड आई विल एलैबोरेट इट मोर ब्रॉडली इन द अपकमिंग पैराग्राफ्स। तो यही सेम लाइन बैक टू बैक आप हर एक टाइप के ऐसे के लिए यूज़ करोगे रियल एग्जाम में। एडवांटेज डिसएडवांटेज, प्रॉब्लम सॉल्यूशन, कॉज इफेक्ट, या सीधा अगर आता है एग्री डिसएग्री तो आप सीधा लिख दो आई पार्शियली एग्री विद द ऐसे टॉपिक, या I partially agree with this and I will elaborate it more broadly in the upcoming paragraphs। इसकी वर्डिंग आपको यहाँ मिल भी जाएगी। जैसे सेम एक टॉपिक है सैलरी के ऊपर बेस्ड के, सैलरी हाई होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। तो सबसे पहले हमने एक जर्नल लाइन लिखी सैलरी के ऊपर कि सैलरी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है हमारी लाइफ में। टेम्पलेट की वर्डिंग यूज़ की थोड़ा, और क्वेश्चन स्टेटमेंट को रीफ्रेज किया। The issue of whether professional athletes deserve extremely high salary has become widely debated। ये थोड़ा सा rephrase किया, और उसके बाद I will discuss both perspective and explain why I partially agree with the statement। Simple। ये आप सीधा सीधा लिख सकते हो I partially agree and I will elaborate it more broadly in the upcoming paragraphs। जो ये लाइन है, आप अपनी थीसिस यहाँ मेंशन करो। इससे फ़र्क नहीं पड़ रहा आप ये वाली स्टेटमेंट यूज़ कर रहे हो या ये वाली, बस आपने थीसिस मेंशन किया उतना काफ़ी है। तो इंट्रोडक्शन में 3 लाइंस हैं, एक जर्नल लाइन उस टॉपिक के ऊपर, क्वेश्चन को थोड़ा सा रीफ्रेज करो, और थीसिस आप करने के वाले हो आगे पैराग्राफ्स में। आप एडवांटेज डिसएडवांटेज बताओगे, आप उस टॉपिक को एक्सप्लेन करोगे, आप अग्री डिसएग्री करने वाले हो, क्या चीज़ मेंशन करोगे यहाँ इंक्लूड करना है।
उसके बाद आप स्टार्ट करोगे फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, सिर्फ इतना सा ही इसमें वर्डिंग यूज़ की है। आप मेन टॉपिक लो फ्रॉम माई परस्पेक्टिव, जैसे मेरे परस्पेक्टिव से हायर सैलरी फॉर एथलीट्स एंड एंटरटेनर्स इज़ बेनिफिशियल या इज़ हार्मफुल फॉर अस, बिकॉज आप अपना रीज़न इलाबोरेट करो क्यों हार्मफुल है, हाई सैलरी क्यों प्रॉब्लमेटिक है, या अगर आप फेवर में हो तो बेनिफिशियल है, क्यों है बेनिफिशियल, वो रीज़न देना है। मोर ओवर लगा के आप और मेंशन करोगे, रीज़न और इलाबोरेट करोगे कि हाई सैलरी अगर मिल रही है तो ये चीज़ होगी, ये चीज़ होगी, लोगों को काम करने के लिए मोटिवेशन मिलेगा। अगर सैलरी कम होगी तो मोटिवेशन नहीं मिलेगा। तो सैलरी हाई होने की वजह से लोग ज़्यादा कंपेटिटिव बनेंगे, ज़्यादा इनोवेशन होने के चांसेस हैं। आप एग्जाम्पल ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल, सेवरल स्टडीज़ हैव फाउंड दैट, आप यहाँ सपोर्टिंग एग्जाम्पल ऐड कर दो। और ये लास्ट की लाइन बहुत ज़रूरी है। ये जो देयरफॉर मैंने यहाँ लिखा हुआ है बॉडी पैराग्राफ 1 के बाद, और यहाँ हेंस लिखा हुआ है, ये लाइंस बहुत ज़्यादा क्रूशियल हैं, बिकॉज इनसे आपका जो एसे वाला पार्ट है उसको एक शेप मिलती है, प्रॉपर एल्गोरिदम को समझने में मदद मिलती है कि आप क्या पॉइंट बताना चाह रहे हो। अदरवाइज एसेज बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजिंग हो जाते हैं स्टूडेंट्स के लिए। देयरफॉर आई बिलीव दैट, यहाँ आप अपना पर्सपेक्टिव मेंशन करो, आपको क्या चीज़ फील हो रही है। हेंस इट इज़ अपेरेंट दैट, फिर से आप अपना पर्सपेक्टिव मेंशन करोगे। तो 2 बॉडी पैराग्राफ्स हैं हमारे पास। एक में अगर आप पार्शियली एग्री हो रहे हो तो एक में एग्री वाले पॉइंट्स, दूसरे में डिसएग्री, मतलब एक में पॉजिटिव्स, दूसरे में डिसएडवांटेजेस या नेगेटिव्स मेंशन किए और उन्हें इलाबोरेट किया। लास्ट में कंक्लूजन, टेकिंग दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन फ्रॉम पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू, आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट, वर्डिंग। आप इसे भी कट शॉर्ट कर सकते हो। आप सीधा ये लाइन कट करके, अगर आपके पास कंटेंट ज़्यादा है, फ्रॉम माई पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट, आपने इलाबोरेट किया। तो ये आपका ऐसे का टैम्पलेट है। आई यूज़ द एग्जैक्ट सेम टैम्पलेट। इनफैक्ट इसको थोड़ा सा और मैंने मॉडिफाई किया था अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग। मेरे पास कंक्लूजन ज़्यादा था तो मैंने ये वर्डिंग यहाँ से कट कर दी थी। मैंने सिर्फ इतना ही यूज़ किया, इन कंक्लूजन कॉमा आई एम इंक्लाइंड टू बिलीव दैट, आगे अपनी लाइन लिख दी। ये पॉइंट्स बहुत ज़रूरी हैं। आप हैंस लगा के जो पॉइंट बता रहे हो या देयरफॉर लगा के, इससे आपके ऐसे को शेप मिलती है प्रॉपर। और इसका जो वर्जन 1 है, लाइक बैंड 6 और 6.5 के लिए, ये उनके लिए भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है जो लोग ज़्यादा लाइंस नहीं लिख पाते। ये लिंकर्स इसमें इसी तरीके से लगाए गए हैं ताकि एल्गोरिदम को आपका आंसर रीड करने में हेल्प हो जाए। एज अ रिजल्ट या देयरफॉर ये मैंडेटरी है लगाना, आपको ज़रूर यूज़ करना है जब आप कोई पॉइंट एक्सप्लेन कर रहे हो या अपना पॉइंट प्रूव कर रहे हो। और इसी के ऊपर बेस्ड ये एक सैम्पल आंसर है। इसमें हमने इंट्रोडक्शन लिखी 3 लाइन्स, फ्रॉम माई पर्सपेक्टिव हमने इलाबोरेट किया कि ये सोसाइटी के लिए बेनिफिशियल है बिकॉज इससे रेवेन्यू जनरेट होता है। मोर ओवर एक और पॉइंट ऐड किया, फिर एग्जाम्पल हमने दिया और देयरफॉर करके हमने अपने पॉइंट्स को सम अप कर दिया, अपना पॉइंट ऑफ व्यू दोबारा बता दिया। ऑन दी अदर हैंड कि हाई सैलरी क्यों नहीं होनी चाहिए, क्यों रिस्क है ये, वो बताया। एडिशनली करके सेकंड पॉइंट और इलेबोरेट किया और हेंस करके हमने बता दिया कि हायर सैलरीज बाकी लोग भी डिज़र्व करते हैं। टेकिंग दीज पॉइंट्स इनटू कंसिडरेशन, लास्ट में हमने कंक्लूजन। तो ये ऐसे के टैम्पलेट आप बैंड 6, 6.5 या हायर टारगेट्स के लिए फॉलो कर सकते हो। इसका डिटेल्ड वीडियो मैं नेक्स्ट बना दूंगा क्योंकि एक ही वीडियो में सारी चीज़ें कंपाइल करना बड़ा मुश्किल है। इसके बाद हम आते हैं समराइज स्पोकन टेक्स्ट पे। सो रियल एग्जाम में समराइज स्पोकन टेक्स्ट के ऊपर बेस्ड हमारे पास एक ही क्वेश्चन आने वाला है। हमें 10 मिनट्स मिलेंगे और वर्ड लिमिट जो है वो 50 to 70 वर्ड्स के बीच में है। रेकमेंडेड है कि आप 70 वर्ड्स के क्लोज रखो, 70 के बियॉन्ड हमें नहीं जाना, 70 के आसपास हमें रखना है। एक ही पैराग्राफ हमें बनाना है ऑफकोर्स। देन ये काफ़ी ज़्यादा पॉइंट्स कंट्रीब्यूट करता है राइटिंग में। इनफैक्ट राइटिंग में थोड़े ज़्यादा पॉइंट्स हैं इसके, 17-18 मार्क्स के आसपास ये पॉइंट कंट्रीब्यूट करेगा राइटिंग के अंदर। ये इसका मार्किंग क्राइटेरिया, हमें कंटेंट के ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस करना चाहिए। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट यही है। फॉर्म, ग्रामर, वोकैब और स्पेलिंग, ये 5 चीज़ें आपके रियल एग्ज़ाम में चेक होती हैं। एंड ये इसका टैम्पलेट है। आई यूज़ द एग्जैक्ट सेम टैम्पलेट, इसका थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन मैंने यूज़ किया था। ये अगर आपका टारगेट कम है, यू आर एमिंग फॉर 6 बैंड या 9 बैंड, सबके लिए एक ही टैम्पलेट काफ़ी है। बस इसको आप अपने तरीके से मॉडिफाई कर सकते हो।
द लेक्चर वॉज अबाउट, यहाँ आपने मेन फ्रेज इंट्रोड्यूस किया, मेन कीवर्ड या मेन फ्रेज. फॉर एग्जाम्पल, द लेक्चर वॉज अबाउट रेजिलियंस या द लेक्चर वॉज अबाउट climate change. Then the speaker discussed phrase number 1. The speaker discussed that climate change is damaging our natural resources. Furthermore, the audio also described phrase number 2, phrase number 3. दो phrases हमने और add किए उसमें. Additionally, the narrator mentioned one more phrase, and finally, the lecture was concluded by emphasizing phrase 5 or phrase 6. मैं आपको ये सॉल्व करके नहीं दिखा रहा, मैंने लास्ट वीडियो में ऑलरेडी समराइज स्पोकन सॉल्व करके दिखाया है, आप उसे फॉलो कर सकते हो. इसमें सिर्फ मैंने क्या मॉडिफाई किया था एग्जाम में, मैं आपको वो बता रहा हूँ. अगर आपका टारगेट ज़्यादा है, यूर एमिंग फॉर 8 बैंड, तो 8 बैंड वाले स्टूडेंट्स के पास यूजुअली अपना कंटेंट काफ़ी ज़्यादा होता है, तो आपको ज़रूरी नहीं कि आपको एग्जैक्ट टैम्पलेट फॉलो करना है. द लेक्चर वॉज अबाउट मेन टॉपिक आपने इंसर्ट किया, देन द स्पीकर डिस्कस्ड एक फ्रेज, उसके बाद खाली सिर्फ फर्दर मोर यूज़ कर लो, ये वर्डिंग आप डिलीट कर दो. द ऑडियो ऑल्सो डिस्क्राइब्ड. एडिशनली द नरेटर मेंशन, ये वर्डिंग आपने डिलीट की. फाइनली द लेक्चर वॉज कंक्लूडेड. ये आपको यूज़ करना आप कर लो, नहीं तो इसे भी आप डिलीट करके पूरे का पूरा फ्रेज एज इट इज़ आप लिख सकते हो. इसका एक एग्जाम्पल मैं आपको दिखाता हूँ. समराइज स्पोकन टेक्स्ट, अगर आपको फ्रेजेस इंसर्ट करने हैं पूरा टैम्पलेट यूज़ करके. द लेक्चर वॉज अबाउट रेजिलियंस, मेन कीवर्ड. देन द स्पीकर डिस्कस्ड द इम्पॉर्टेंस ऑफ मेंटल स्ट्रेंथ इन ओवरकमिंग चैलेंजेस. एक फ्रेज इंट्रोड्यूस किया, आगे दो फ्रेजेस, हाउ रेजिलियंस डेवलप्स थ्रू एक्सपीरियंस एंड द रोल ऑफ सपोर्ट सिस्टम्स इन बिल्डिंग रेजिलियंस. फ्रेज नंबर 2. Additionally, the narrator mentioned next phrase. Finally, the lecture was concluded by emphasizing the long-term benefits of resilience. एक फ्रेज एंड लगा के फिर एक फ्रेज और हमने लिखा. तो इस तरीके से आप अपना समराइज स्पोकन टेक्स्ट कवर करोगे. तो ये तीनों टैम्पलेट जो राइटिंग में हमने यूज़ करने हैं, ये मैंने यहाँ लिख दिए. आपका टारगेट कुछ मर्जी हो, यू आर एमिंग फॉर 6 और 9 बैंड, सबके लिए ये सेम टैम्पलेट आप यूज़ कर सकते हो. अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग आप मॉडिफाई करोगे. ऐसे के अंदर भी मैंने आपको 2 टैम्पलेट्स दिए. समराइज स्पोकन टेक्स्ट, समराइज रिटन टेक्स्ट, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टास्क. 2 मेथड्स मैंने बताए. कॉपी करना है, किस तरीके के क्वेश्चन में कॉपी किया जा सकता है, और कई सारे केसेस में क्वेश्चन अगर डिफ़िकल्ट आता है हमें रीफ्रेजिंग की हेल्प लेनी पड़ेगी. सो दैट्स इट इन टुडेज़ वीडियो. अगर कोई भी और डाउट्स हैं राइटिंग मॉड्यूल के रिगार्डिंग, आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो. अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, आप कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर देना. ऑल राइट, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो.